अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मुदस्सिर अली फिटनेस प्रो और आज हम आपके लिए एक शो लेके आए हैं हेल्दी लाइफस्टाइल विद फोटाइल। इस शो का मकसद एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपके लिए लेके आना, उसको प्रमोट करना। हम बातें तो बहुत करते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, हम बातें तो बहुत सुनते भी हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए, लेकिन उस हेल्दी लाइफस्टाइल की बेस ग्राउंड क्या है, उसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, उसके स्टेप्स क्या हैं, वो कौन कौन से स्टेप्स होंगे जिससे वो अचीव होगा। दूसरा, हम इस शो के अंदर बहुत सारे हेल्थ प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, एस्थेटिशियन को बुलाएंगे जो कि आपको अवेयरनेस देंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम सिर्फ वेट लॉस के ऊपर नहीं है। हमारे पास बहुत सारा पेशेंट्स आते हैं, लोग आते हैं और वो कोशिश कर रहे होते हैं वेट लॉस की, हेल्थ की। सो वेट लॉस में, वेट गेन में मल्टीपल प्रॉब्लम्स के अंदर सिर्फ आपका ये इशू नहीं होता कि आपका वेट इशू है, डाइट इशू है। आपका प्रॉब्लम हार्मोनल इशू भी हो सकता है, आपका प्रॉब्लम आपकी लाइफस्टाइल भी हो सकता है, आपका प्रॉब्लम आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ भी हो सकती है, आपका प्रॉब्लम आपके इर्द गिर्द नेगेटिव और पॉजिटिव इन्वायरमेंट भी हो सकता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपके प्रोग्रेस करने में रुकावट आप खुद बन रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी प्रोग्रेस रुकी होती है। तो आज के शो में हमारे 2 से 3 बहुत अच्छे गेस्ट आए हैं। सबसे पहले तो ऑर्थोडोंटिस्ट हैं, डॉक्टर एनी, वो आएंगी। फिर डॉक्टर अली आएंगे, वो भी डेंटिस्ट हैं। फिर हमारे पास एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, वो आएंगी, उनसे हम बात करेंगे। और फिर एक अनम के साथ और एक फ़िटनेस एक्सपर्ट हसीब के साथ हम थोड़ी सी एक्सरसाइज के ऊपर बात करेंगे और उनसे कुछ मज़े की वर्कआउट वीडियोस भी लेंगे। हमारे साथ आज 2 बहुत प्यारे गेस्ट मौजूद हैं। हमने आपको जैसे पहले बताया था कि हम आपके सामने बहुत सारे हेल्थ स्पेशलिस्ट लेके आएंगे। उसमें जो सबसे मेन एक फील्ड है जो कि डेंटिस्ट्री की फील्ड है, उसके अंदर हमारे पास 2 बड़े अच्छे गेस्ट हैं, डॉक्टर अली और डॉक्टर एनी। डॉक्टर एनी के साथ तो हमने पहले भी शो किया हुआ है। सो अभी डॉक्टर जो अली हैं वो एंडोडोंटिस्ट हैं, राइट? और डॉक्टर एनी जो है वो ऑर्थोडोंटिस्ट है। अच्छा, ये टर्मिनोलॉजी बड़ी आपको ना ट्रिगर करती है बहुत ज़्यादा। ये नाम जो है इतने मुश्किल क्यों रखते हैं, ये तो उनसे पूछते हैं। सो वेलकम, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? थैंक यू, मैं ठीक ठाक हूँ। अच्छा, एक जो हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास भी आते हैं, तो उनका वेट बढ़ने की एक वजह जो बहुत ज़्यादा होती है, और मैं उस दिन ये पढ़ रहा था तो मैंने ये डिस्कवर किया कि जब क्लाइंट्स हमें शिकायत करते हैं वज़न बहुत बढ़ रहा है, बहुत बड़ा, वो जल्दी खाते हैं, तो जब वो उनकी डेंटल हेल्थ या ओरल हेल्थ अच्छी नहीं होती, वीक होते हैं, दांत उनके वीक होते हैं, तो वो खाना चबाते नहीं हैं सही और वो ऐसे सॉल्व करते हैं। हाँ, सॉलो कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो गाना जब जाता है खाना अंदर तो वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता एंड दे गेन फैट। और वो बॉडी में जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो आप पूरा समझते हैं कि जब डाइजेशन आपकी प्रॉपर नहीं चल रही और वो वेट गेन होता जा रहा है। तो इस हवाले से आपकी डेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, और कुछ ऐसे सवालात हैं जो कि आप इन सबसे पहले पूछेंगे। सबसे पहले तो हमको वेलकम करते हैं शो के अंदर। डॉक्टर साहब, गम डिज़ीज़ के बारे में बताएंगे। गम डिज़ीज़ वैसे पाकिस्तान में तो बहुत कॉमन है। यूजुअली लोग ब्लीडिंग गम्स के साथ आपको मिलते हैं। उसकी रीज़न ये है कि आपके ना मुंह में बैक्टीरियाज बहुत ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल ऐसी कोई 6 मिलियन के अराउंड है बैक्टीरियाज, जो कि ज़्यादातर हार्मलेस है। मतलब कुछ मिलियन और बिलियन, 6 मिलियन, और ये मोस्टली हार्मलेस होते हैं, कुछ कहते नहीं हैं। लेकिन जब आप ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते अपने, मतलब कि आप क्लीनिंग नहीं कर रहे, ब्रशिंग नहीं कर रहे प्रॉपर, तो इनका लोड बढ़ जाता है, इनकी ग्रोथ होती है। ठीक है, तो वो फिर आपकी गम डिजीज़ में आ जाती है। मतलब कि आपको कॉमनली जिंजिवाइटिस यहाँ पे कॉमन है, उससे आपकी मतलब कि ब्लीडिंग फ्रॉम गम स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। सो ये मेन कॉज होता है कि ब्रशिंग नहीं करते। मतलब कि 2 दफ़ा ब्रश करना चाहिए, लेकिन नहीं करते, और तो डेफिनेटली एक मेजर कॉज है। और जो ब्रश बड़ा तेज़ करते हैं मेरी तरह, हाँ उस पर अब देखिए कि ब्रशिंग प्रॉपरली तो 3 मिनट्स होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए आपको ब्रशिंग करने में, ब्रशिंग अच्छी रहेगी। इसके साथ ही तो आपकी ओवरऑल हेल्थ भी रिलेटेड है, वो लेटर ऑन आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि उसमें क्या क्या। जैसे कि अभी आपने पहले बताया कि डाइजेशन नहीं अच्छी होती, उसके रीज़न, उसके अलावा बहुत से सिस्टमिक डिजीज़ हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि जब ओवरलोड हो जाता है आपकी बैक्टीरिया की ग्रोथ, तो आपका जो डिफेंस सिस्टम है, जो कि बॉडी में एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, वो सिस्टम एक लिमिटेड बैक्टीरियाज को कंट्रोल करता है। ठीक है, जब ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, वही बैक्टीरियाज जो है आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं और फिर वो अंदर बॉडी में ट्रांसफर आते हैं। ठीक है, और वो डिफरेंट ऑर्गन्स में जाके डिफरेंट डिजीज़ है। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा डायबिटिक पेशेंट्स, यूजुअली उनकी और मैनिफेस्टेशंस होती हैं, उनकी गम डिजीज़ होती है, उसके पीछे यही रीज़न है
वो बैक्टीरियाज जो हैं आपकी ग्रोथ करते हैं। सो मेन बैक्टीरियाज जिस तरह हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं होती तो हमारा पूरा स्टमक कॉम्प्रोमाइज। डॉक्टर साहब, एंडोडोंटिस्ट और ऑर्थोडोंटिस्ट क्या डिफरेंस है, और आप इस फील्ड के अंदर क्या समझती हैं कि मतलब कितनी स्पेशलाइजेशन आ चुकी है, ट्रेंड्स कैसे चल रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में आप मुझे। थैंक यू सो मच मुदस्सिर। डेंटिस्ट्री पहले इतनी एडवांस नहीं थी, पहले अभी भी स्टिल अभी तक अवेयरनेस का वो लेवल नहीं है, बट मैंने अब लोगों को देखा है और बड़े स्टिल वेरी फ्यू पेशेंट आते हैं हमें जो कि पर्सनली अपने ओरल हेल्थ से परेशान होते हैं, ओरल हेल्थ पे कंसिडर करते हैं, मगर मोस्टली आते हैं तब में जब एंडो की फील्ड से गुजर चुके होते हैं, लाइक या तो उनके दांत मुस्तकिल बहुत ख़राब हो चुके होते हैं। पेन, द फर्स्ट कंडीशन जब पेशेंट आता है वो दर्द होता है, वो किसी भी तरह का दर्द हो, या गम्स में या दांत में। गम में भी अगर गम आपका इन्फ्लेम्ड हो जाता है या इनमें पॉकेट्स फॉर्मेशन हो जाती है, दो दांतों के बीच में अगर गैप आ जाता है, वहाँ जब आपका खाना फंसता है फूड पार्टिकल, तो वहाँ पे पॉकेट फॉर्मेशन हो जाती है, जो आपके च्यूइंग पे आपको बड़ा पेन, एक ऐसा पेन देता है कि जो मेरे ख्याल में आपको पल्पाइटस जो एक पेन है उससे भी ज़्यादा ट्रिगर करता है। वो भागते हैं इनकी तरफ। हाँ, वो इधर आएंगे या हमारी तरफ जाएंगे, मतलब पेशेंट रिपोर्ट ही तब होता है जब उसको कोई इशू हो, अदरवाइज पेशेंट नहीं आता। असल वो कब रिपोर्ट होना चाहिए, उसको आइडियली कब आना चाहिए? देखिए, अपने आप को तो सबसे पहले जैसे हम अपने आप को कहते हैं सेल्फ एग्जामिनेशन अपने आप की, ऑलवेज, नॉट इन डेंटिस्ट्री, इवन अब जब ब्रेस्ट कैंसर आता है, जब और हमारे अवेयरनेस के वीक्स आते हैं या हेल्थ वीक्स आते हैं या हेल्थ ईयर्स आते हैं, उसमें आपको जैसे अब डायबिटीज़ है तो आपको हमें आफ्टर 2 to 3 मंथ्स अपने एक, मेरा तो ये कि मैं हर मंथ अपना डायबिटिक लेवल, मगर एक हर मंथ के बाद ज़रूरी नहीं है, मगर आफ्टर 6 मंथ। डॉक्टर साहब कितने लोग देखिए, डायबिटीज़ चेक कराना भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है, टोटल आप कहीं भी 50 रुपये से ज़्यादा नहीं लगते आपकी एक स्ट्रिप लेने के लिए होती है। एक बीपी चेक करने में, ब्लड प्रेशर चेक करने में आप मेडिकल स्टोर से चेक करा लेंगे, वो भी आपका फ्री चेकअप हो जाता है। एटलीस्ट बीपी आपका शुगर मॉनिटर ही नहीं होता, जब ये चीज़ें, कुछ चीज़ें आपको इधर से पता चल जाती है, जब आपके ये सिम्टम्स ठीक नहीं होते, या ब्लड प्रेशर हाई है या शुगर हाई लो है, तो इसी से आपकी और प्रॉब्लम भी ट्रिगर करती हैं। कैसे पता चलेगा कि वो बेसिक टूल्स क्या हैं कि आपको पता चल रहा है कि आपकी जो ओरल हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है? देखिए, देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग, आपको पता चल जाता है। आप अपने कहते हैं ना, अपने आप को मॉनिटर सबसे अच्छा हम खुद करते हैं। नो वन कैन मॉनिटर योर सेल्फ। जब आपके दांत पे कहीं दर्द हो रहा है, या आपको कहीं कोई पेन लग रहा है, या आपको कोई इन्फ्लेमेशन लग रही है कि मेरे मसूड़ों में हो गया कुछ, या ब्लीडिंग कहीं से हो रही है, या दर्द हो रही है, या आपने इनयूजुअल सा अपने दांतों में कुछ चेंज फील किया है कि स्पॉट्स आपके दांतों में कोई डिके लग रहा है, या आपको कोई लग रहा है कि काले से धब्बे हो रहे हैं, किसी किस्म के भी अनयूजुअल चेंजेस अगर आपने ओरल हेल्थ में या ओरल हाइजीन में देखें, ओरल इन्वायरमेंट में देखें, तो प्लीज़ एड्रेस ज़रूर करें। माइट भी वो कुछ ना हो, और माइट भी वो एक छोटा पॉइंट हो जो कि एक एंड करे, एंड अप हो बहुत बड़ी चीज़ के साथ। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक जो हम स्टार्टिंग में कन्वर्सेशन कर रहे थे कि इस प्रोफेशन में डॉक्टर अली क्यों आए, अच्छा, ये एक थोड़ा सा क्वेश्चन है। वैसे मेरा तो शौक़ नहीं था। हाँ। मेरे तो वालिद साहब को बड़ा शौक़ था कि डॉक्टर बनूं, तो उन्होंने मुझे, वैसे एडमिशन हो गया मेरा, तो उन्होंने मुझे एडमिशन करवा दी। लेकिन उसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि डेंटिस्ट्री फील्ड क्या है। पहले मुझे खुद नहीं पता था कि डेंटिस्ट्री क्या है। सो आप बाय चांस आए या बाय चॉइस आए? बाय चांस आ गया, चॉइस नहीं थी, बाय चॉइस नहीं थी, मेरी चॉइस नहीं थी, बिल्कुल डेफिनेटली। तो अब आगे पता लगता है कि ये जो चांस था ये बहुत ही अच्छा चांस था। मेरे वालिद साहब को, मतलब कि उन्होंने ही मुझे जो चांस दिया, तो मैंने तो खैर अवेल किया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह उस पर काफ़ी अच्छा, बहुत खुश। और जब आपने ये फील्ड चूज़ की, उसके दरमियान में वो एक, क्योंकि बहुत सारे डेंटिस्ट आते हैं, स्टूडेंट बनना चाहते हैं, वो भी MBBS में जाते हैं, फिर उसमें सिलेक्शन नहीं होती, फिर वो डेंटिस्ट्री में जाते हैं, डेंटिस्ट्री में नहीं होती, फिर वो फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, और कोई भी सिलेक्ट नहीं होता तो फिर न्यूट्रिशनिस्ट बन जाते हैं। ठीक है, वो कहते हैं चलो अभी ये फील्ड रहेगी, इधर तो एडमिशन हमारा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हर फील्ड की सर्टेन रिक्वायरमेंट्स है, हर फील्ड नो डाउट उतनी ही इम्पॉर्टेंट है और उतनी ही अच्छी है, लेकिन वो एक जो लेवल सेट किए गए हुए हैं जो एक स्टूडेंट के माइंडसेट में, वो क्यों है? अच्छा, वैसे डेंटिस्ट्री के बारे में मैं बताता हूँ। इसमें ये है कि डेंटिस्ट्री में आप अगर आना चाहते हैं तो उसमें आपका टेम्परामेंट बड़ा इम्पोर्टेंट, बिल्कुल, क्योंकि ये बड़ी हार्ड फील्ड है। ऐसे पाकिस्तान में देखें तो इसकी जॉब्स कोई इतनी ख़ास नहीं है। अभी तक हमारे सेंटर्स ही, रूरल हेल्थ सेंटर तक एक डेंटिस्ट बैठते हैं। इवन जो कॉन्सेप्ट है उसमें हर स्पेशलिस्ट होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। तो यहाँ पे जॉब्स बहुत ही कम, बहुत कम। और अब क्या है कि हम प्राइवेट क्लिनिक में जाते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट करते हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत कॉम्पिटेंट होना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे।
उसके लिए बहुत आपको स्किल अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, नो डाउट यहाँ पे अभी पाकिस्तान में वो लेवल नहीं है। अभी पाकिस्तान में बहुत है कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, लोगों के दांतों को ख़राब भी कर दें, कुछ नहीं होता, क्योंकि हेल्थ सेंटर जो ये हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो कोई सू नहीं करता, तो यहाँ पे वो है ही लॉज नहीं इसमें। मैं सॉरी डॉक्टर साहब को इंटरप्ट करूंगी, ये तो दांत है ना, लोग यहाँ पे जिंदगियों से खेल जाते हैं, तो ये तो सिर्फ एक दांत है, इससे इतना तो है ना कि हम मर नहीं जाएंगे। तो जब जिंदगी है तो दांत के लिए तो क्वैकरी तभी पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, मतलब इस इंडिया पाकिस्तान साइड पे बहुत कॉमन है, क्योंकि उनको ये पता है कि जिससे 6 महीने हमारे साथ काम कर लिया ना एज असिस्टेंट, वो समझता मैं डॉक्टर बन गया। वो ना ये मेरे ख्याल में हमारे यहाँ जो एक देसी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से एक उस्ताद और वो होता है ना कि अच्छे उस्ताद का वो वाला एलिमेंट जो है ना हमारे इस कॉन्टिनेंट के अंदर अभी भी चलता है। अभी भी जैसे एज ए न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत सारे मिथ्स सर्कुलेट करते हैं कि इस चीज़ से वेट कम होगा, और लोगों के पास उसका एविडेंस नहीं होता। एक हम उस दिन में बहुत ज़्यादा चीज़ पढ़ रहा था कि हम जो एक कॉमन लोग होते हैं ना, वो एक एविडेंस बेस्ड स्टडीज़ को नहीं जानते कि हाँ वो एक न्यूज़पेपर में किसी ब्लॉगर ने, किसी मीडिया जर्नलिस्ट ने कोई चीज़ बता दी और लोग समझते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी एविडेंस उसके पीछे उनको लोगों ने नहीं पता। इसमें वैसे ब्लॉगर्स और ये भी नहीं, वो लोग ये कहते हैं कि वो कहते हैं, मतलब वो कहते हैं मैं इनके मेरी हमसाई ने कह दिया था, कह दिया, चच्ची ने कह दिया, उससे ये हो जाए। अच्छा, लोग बड़े बड़े डिसीजन जो हैं वो खुद से लेकर ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। जहाँ आपकी हेल्थ की बात आती है, जहाँ आपके फ़ायदे की बात आती है, वहाँ आप मोहल्ले की ताई चच्चियाँ फुफियों से भी मशवरा लेते हैं, सेल्फ डॉक्टर भी बनते हैं। आज सबसे ज़्यादा क्या आपके पास डेंटिस्ट्री में ऐसे पेशेंट आते हैं जो गूगल से पढ़ के आते हैं? हमारे पास तो हमारे पास आने से पहले लोग खुद डॉक्टर बनकर आते हैं, तो और वो दे ट्राई टू टीच अस, नहीं दे ट्राई टू टीच अस। वो पूछ समझते हैं कि दे आर द, वो सबसे ज़्यादा पढ़कर आए हैं, तो दे ऑलवेज मुझे कोई नुकसान नहीं है। देखें, इफ़ वी आर कॉम्पिटेंट तो हम उनको आंसर कर सकते हैं, मगर ओवर स्मार्ट कोई ना बने, क्योंकि ओवर स्मार्ट के जो सवाल करते हैं ना वो खुद भी नुकसान में उठाते हैं। इसको ना इसको 21st सेंचुरी में जहाँ पे हमने सफ़र किया लास्ट 300 में, लाइक 50 ईयर्स बैक, उससे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, ठीक है, उससे पहले ये सब कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। हमने 300 सालों का सफ़र, 300 सालों तक का सफ़र पहले 50 ईयर्स में किया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद। 21st सेंचुरी के बाद वो जो 500 सालों का सफ़र था हमने विद इन 10 to 20 ईयर्स में किया, क्योंकि इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा फ्लोट हुई और लोग वेल इन्फॉर्म्ड हैं लेकिन वेल नॉलेज नहीं। ये सबसे मेन डिफरेंस आता है, क्योंकि एक किसी के पास जाएंगे डॉक्टर के पास, वो अपनी प्रोफेशनल फील्ड के अंदर लोग समझते हैं कि आप वेल इन्फॉर्म्ड हो और हमारे सारे मसलों का हल बता दें। लेकिन उस दिन मेरी एक न्यूट्रिशनिस्ट मेरी स्टूडेंट की पूछ रही थी कि सर एक पेशेंट को ये मसला आ रहा है, ठीक है, तो उसको मैंने सारे हल बता दिए डाइट पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो कह रही मेरे बाल फिर भी नहीं गिरना बंद हो रहे। तो मैंने कहा उसको रेफर आउट करो किसी प्रोफेशनल के पास। हाँ ठीक है, कुछ हमारा काम नहीं है, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। ये भी एक बहुत ज़्यादा इशू है, तो लोगों को इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मिल गई हुई है। तो फिर आप उनको क्या एड्रेस, आप क्या कहते हैं? मेरा ख्याल है इन्फॉर्मेशन राइट डायरेक्शन में नहीं है। हाँ, डायरेक्शन बिल्कुल राइट नहीं है, डायरेक्शन सेट होनी चाहिए, क्योंकि हमारा मीडिया अब सोशल मीडिया पे आ जाए वो कंट्रोल्ड नहीं है। वैसे आजकल कोविड चल रहा है वैक्सीनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल, और उसका भी एक जंग चल रहा है, कौन सी लगवाएं, और वो कौन सी तो एक दूसरी बात है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि 2 महीने बाद 2 साल बाद मर जाना है और लोग वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे। ये बिल्कुल सच है। उन्हें कॉल आती है कल को ये लगवा लें, जी लगवा लो, एक अभी वैक्सीनेशन आई है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि आप इस फील्ड के अंदर, ठीक है, आपको क्या चैलेंजेस फेस करना पड़े इस सारी फील्ड के अंदर? मुझे एज ए फीमेल चैलेंजेस, एज ए फीमेल तो नहीं, क्योंकि माय फादर वाज डेंटिस्ट। अच्छा, तो मेरी फैमिली, मेरी बहन भाई हम सारे डेंटिस्ट हैं, तो मैं बाय चॉइस आई हूँ। वेरी गुड। और बहुत शौक से आई हूँ। आई वाज ग्रेट, मैं डॉक्टर बनना, मैं चॉइस हूँ, मैं डॉक्टर बनना ही नहीं चाहती थी शुरू से। अच्छा, मेरा कुछ अपना इरादा था कि मैं कोई शोबिस फील्ड में जाऊँ, या मैं एक बच्चों के इन दिस एज, हाँ कि चलो कुछ करना है। मगर मैंने जब प्रैक्टिस अब 3rd ईयर में आया तो हमारा क्लिनिकल साइड थोड़ा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो फिर मैं उसमें अपने फादर का क्लिनिक आके ज्वाइन करती थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि जब वो लोगों को स्माइल देते थे, जब लोग आते थे और वो जब अपनी कहते हैं ना अपना स्माइल मेक ओवर करते थे, या जब वो उनको प्रेस करते थे, तो वो फिर मुझे कहा नहीं ये अच्छी चीज़ है, इसको कर देना, मतलब इसको एज ए शौक करना चाहिए, मतलब ले लिया। जैसे वो एक होता है ना कि अब्बू डॉक्टर हैं तो हम भी बन जाएंगे, पहले ये था।
मगर जब इसको मैंने प्रैक्टिकली देखा तो बहुत अच्छा लगा। मगर फीमेल क्योंकि स्टाफ था हमारा सब कुछ, मुझे चैलेंजेस नहीं फेस करने पड़े थ्रू आउट द टिल नाउ। मुझे नहीं, लोग हमेशा अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, बट आप अपने आप को कैसे लेके चलते हैं वो अलग बात है। और मुझे ज़्यादा जो इश्यूज़ आते हैं वो पेशेंट को एजुकेट करने में आते हैं। हम वी आर नॉट हेयर टू एजुकेट बट वी आर हेयर टू उनको एक तरह से बता तो दें कि हम क्या करने लगे और क्यों करने लगे, क्योंकि मिथ्स बड़ी हैं हमारी फील्ड में। डायबिटीज़ एक मिथ है कि डायबिटीज मैं इसकी तरफ आता हूँ, ये भी मिथ है कि डायबिटीज़ से आपकी जो दांत है वो बहुत जल्दी गिरना शुरू होता है। क्या ये सच है? नहीं सच, इसके बारे में सच है, मिथ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। इसमें देखिए ना, ये आप लोग ये समझते हैं, लोग कहते हैं नहीं कुछ भी नहीं होता, लेकिन आप इसके बारे में बताएं कि बिल्कुल ठीक है। क्या बिल्कुल ठीक है। इसमें ये होता है कि जब एक पेशेंट डायबिटिक हो जाता है, अगेन जैसे मैंने शुरू में बताया था कि बहुत से सिस्टमिक डिजीज़ आपके ओरल हाइजीन से स्टार्ट हो जाती हैं, तो उसमें डायबिटीज़ भी ठीक है। डायबिटिक पेशेंट की जो इंसुलिन की वेरिएशंस होती है वो डायरेक्ट आपके गम्स पे इफेक्ट करती है। बिल्कुल, वहाँ से आपके मतलब के गम्स से आपकी टीथ मोबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। अब टीथ मोबिलिटी स्टार्ट हो जाती है, वो तो डाइजेस्टिव, वो मतलब कि आपका अगर आपको एसिडिटी है तो वो तो उससे रिलेटेड है। बट डायबिटिक पेशेंट जो है वो तो गम्स डिजीज़ के साथ उसके दांत हिलने स्टार्ट होंगे, उसके बाद उसके दांत खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब इफेक्ट पड़ता है। ये तो डेफिनेटली नॉट इवन दांत, आपकी आंखें, आपके किडनीज, ये सब आपकी जो है इफेक्ट होती है बाय डायबिटीज़। और एक और जो क्वेश्चन था कि प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या आपकी टीथ पे कोई इफेक्ट पड़ता है? और देखिए टीथ पे वही वाली बात है डॉक्टर साहब के बाद, प्रेगनेंसी इट्सेल्फ इशू नहीं करती। ठीक है, अगर औरत प्रेग्नेंट होगी तो मतलब ये नहीं कि वो 100% दांत खराब होंगे ही होंगे। द थिंग इज, एक तो हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, दूसरा ये कि अपनी निग्लिजेंस होती है कि व्हेन लाइक दिस कंसीविंग एज में, इस टाइम में होते हैं तो थोड़ा सा लथार्जिक हो जाते हैं। शुरू का ट्राइमेस्टर हर किसी का वेरी करता है, किसी का बहुत अच्छा है और किसी का बहुत ज़्यादा नोजिया ड्राउजीनेस के साथ। उसमें जो थोड़ी सी निग्लिजेंस होती है वो यही होता है कि जी बिस्तर पे ही खाया, सो गए, सुबह उठे, दिल नहीं किया ब्रश की, कुल्ली किया, खाया लिया, तो उसमें जो आपका, क्योंकि हमारे यहाँ तो डिफाइंड टाइम भी नहीं है लोगों के ब्रश करने का। अभी तक बहुत से लोग आते हैं वो आकर कहते हैं कि जी सुबह ब्रश करते हैं, विच इज़ ओके, बट जो रात का ब्रश है वो तो रिलीजियसली आपके लिए ज़रूरी है और वो लोग नहीं करते। नहीं करता, ठीक है, ये मेरी गलती है। अच्छा, बहुत सारे लोग, अच्छा एक जो एम्पैथेटिक होना पेशेंट के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट जब आते हैं ना सर, क्लाइंट्स हमारे पास सेटिस्फाई क्यों होके नहीं जाते, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी है कि एक डॉक्टर के पास जब पेशेंट आते हैं ना तो वो एक डॉक्टर को बड़ा एक आइडियल देते हैं। कुछ प्रोफेशनल का काम बहुत अच्छा होता है, हो सकता है हमसे आपसे बहुत अच्छा हो, हमारे बहुत से प्रोफेशनल्स हैं उनका काम हमसे बहुत अच्छा हो, लेकिन उनका जो रवैया बहुत ड्राई होता है। ठीक है, विच इज़ पेशेंट के साथ आपका रवैया, फॉर एग्जाम्पल आपके पास पेशेंट्स आते हैं, ज़रूरी नहीं कि उनको कोई डिजीज़ हो जो कि डायरेक्ट, लेकिन उनको कुछ और साइकोलॉजिकल डिजीज़ भी होती है जो कि इफेक्ट कर रही होती है, और वो रवैया कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वैसे क्योंकि जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा कि अगर हम पेशेंट को उसके लेवल पे जाके ट्रीट नहीं करेंगे तो हम कामयाब। ठीक है, उसके लिए हमें पेशेंट के साथ उसकी हर चीज़ को डिस्कस करना चाहिए। एटलीस्ट मैंने अपने टीचर से सीखा तो उन्होंने मुझे बताया कि आप अगर अपने आप को कामयाब करना चाहते हैं या अपनी प्रैक्टिस अच्छी करना चाहते हैं, उसमें आपकी ये जो इखलाक है पेशेंट के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पेशेंट 70% वहाँ पे सेटिस्फाइड हो जाता है जब आप पेशेंट की हर बात सुनते हैं। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, वो पता नहीं किस फ्रस्ट्रेशन से आया, कहाँ से नहीं आया, लेकिन जब आप उसकी पूरी बात सुनेंगे फिर वो खुद ही आपके साथ ठंडा ईजी हो जाएगा, ईजी इन्वायरमेंट में आ जाएगा, फिर वो सब कुछ करोगे। आप क्या कहेंगी उन स्टूडेंट्स को जो इस प्रैक्टिस में आना चाहती हैं और उनके लिए ये जो एम्पैथी है टुवर्ड्स पेशेंट्स वो कितनी ज़रूरी है और कितनी मैटर? देखिए, वो डॉक्टर साहब इज़ वेरी राइट, 200% राइट, मगर ये सब फील्ड में आपका पेशेंस लेवल, अगर आप कहीं पीएन भी है ना, इज़ अ वेरी वैसी ग्रास रूट आप एक बात करें, अगर आप एक पीएन भी तो वहाँ भी अगर आपका पेशेंस लेवल नहीं है तो आप उधर भी कामयाब नहीं है। हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम वी आर लाइक हेयर टू सर्व कम्युनिटी। अगर हम कम्युनिटी को और एक उसकी लैंग्वेज पे जाकर, हम मेरे पास जो पेशेंट आता है हम उसको बड़ी अजीब डिफरेंट एग्जांपल्स देके समझाते हैं। अगर आप इफ़ यू आर इन माई क्लिनिक, तो अगर आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं तो मैं आपको आपकी लैंग्वेज में समझाऊंगी, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि आपको खाने से रिलेट बात समझ में आएगी और आप फौरी कैच करेंगे। अगर कोई मेरे पास इन केस कोई ऑटोमोबाइल से आता है, उसको हम गाड़ी के सेंस में समझाते हैं कि अगर आप एक गाड़ी की भी उसके लेवल पे या उसकी लैंग्वेज में जाके, क्योंकि अगर मैं उसको समझाऊँ पल्पाइटस तो पहले वो सोचेगा कि ये बोला क्या इससे और इसका मतलब क्या है।
वो बोलेगा कि मुझे तो पता नहीं चला, मुझे है क्या, इसने सारा कुछ बता दिया। डॉक्टर साहब हमारे पास सवाल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें स्पेशली टाइम दिया और इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में आपको दोबारा इनवाइट करेंगे। वी हैव सो मेनी क्वेश्चंस और जितने भी क्वेश्चंस हैं आपने बहुत खूबसूरती से एड्रेस किए। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। वेलकम बैक टू अवर शो। और आज हमारे साथ अगेन एक बहुत अच्छी गेस्ट मौजूद है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट नायाब ज़ीशान। स्किन के बारे में जब बात की जाए तो हमारे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इशू है। हमारे कल्चर के अंदर एक गोरा होना, वाइट होना और बहुत सारी लड़कियां जब उनकी डार्क टोन होती है तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आती हैं। सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है लोगों का, रिश्ते का, और ये बहुत सारी हमारी सोसाइटी के अंदर जो मामला पाए जाते हैं। थोड़ा सा नायाब से पूछेंगे, उनकी एक्सपर्टीज़ के बारे में पूछेंगे और कुछ सवालात उनसे पूछेंगे जो कि, और पेशेंट्स के बारे में पूछेंगे और थोड़ा सा फील्ड के बारे में पूछेंगे कि एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस है और किसके पास आपको जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं नायाब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नायाब, पहले तो आप डिफरेंस बताएं कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस है और ये क्या इमर्जिंग फील्ड है विद द टाइम, इसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं? देखिए, डर्मेटोलॉजी एक MBBS डॉक्टर का काम है। वो डिज़ीज़ जो होते हैं उसको देखते हैं, उनके लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। हम लोग स्किन को सुपरफिशियल उनके ट्रीटमेंट्स करते हैं, ठीक है, एस्थेटिक साइड में उनके फेशियल्स आते हैं, कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें हमें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो बेसिकली डर्मेटोलॉजिस्ट भी समटाइम्स उनको कॉस्मेटोलॉजी की तरफ जाना पड़ता है, तो उसके अलग उसकी स्टडीज़ अलग होती है, बिल्कुल ऐसी। लेज़र की स्टडीज़ अलग हैं। आज अब हाइड्रा फेशियल तो पहले नहीं होता था ना, और ट्रीटमेंट्स जो जितने अब आए हैं वो पहले बड़ा हाइड्रा फेशियल बहुत ज़्यादा इन है। लाइक लड़कियों में मार्केटिंग में देखिए 360 हाइड्रा पीलिंग लिप, ये क्या चीज़ें हैं लाइक जो इतनी ज़्यादा इन है? क्या ये ऑथेंटिक भी होती हैं? सही डिपेंड करता है कर कौन रहा। ये ऑथेंटिक हर चीज़ ऑथेंटिक है, ऐसी तो नहीं निकली मार्केट में, लेकिन मकसद ये होता है कि करने वाला कौन है, आप करवा किससे रहे हैं, आया वो क्वालिफाइड है, कॉम्पिटेंट है कि नहीं है। अब हर सैलून में हर इंसान ने लेज़र मशीन भी रखी है, बिल्कुल ऐसे ही है। सिर्फ एक अर्निंग का जरिया बना हुआ है, बट उनको पता भी नहीं है कि मशीन ने किस तरह वर्क करना। बिल्कुल ऐसे आपकी स्किन टोन और है, मेरी स्किन टोन और है, ठीक है। आपके ऊपर अलग तरीके से उसकी हमारी सेटिंग होगी मशीन की, मेरे पे अलग सेटिंग होगी। बट अगर आप किसी एक ऐसे इंसान के हाथ में मशीन दे रहे हैं जिसने कभी स्किन पड़ी नहीं है, वो कैसे लेज़र कर सकता है? तो क्या सैलून्स कर रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा, बहुत कर, तो क्या वो कर सकते हैं? पहली बार क्यों नहीं सही करे? बहुत सारी लड़कियां जब जाती हैं तो आप क्या रिकमेंड करती है कि आइडियल उनको किसके पास जाना चाहिए? डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास, या सैलून्स पे जाके ट्रीटमेंट? देखिए, इट्स अ टीम वर्क, ठीक है। अगर आपने सैलून में अगर आपने ये चीज़ें रखी भी है ना, तो आपके पास एक क्वालिफाइड कॉस्मेटोलॉजिस्ट होना चाहिए या डर्मेटोलॉजिस्ट होना चाहिए वहाँ पे बैठा है, जिसको एटलीस्ट इन प्रोसीजर्स का पता हो। आप सैलून रन कर रहे हैं तो आप अगर आप एस्थेटिक साइड पे आ रहे हैं तो आपको साथ एक क्वालिफाइड बंदा ज़रूर होना चाहिए। ये नहीं कि आपने मशीनें रखी हुई हैं, आपने मार्केट कर दिया कि हमारे पास लेज़र भी अवेलेबल है, हमारे पास हाइड्रा फेशियल भी अवेलेबल है, और अवेलेबल तो सबके पास है। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, जब आपको स्किन का ही पता नहीं है, जैसे लड़कियां सैलून पे छोटी छोटी लड़कियां वो फेशियल्स कर रही हैं, उनको हाइड्रा फेशियल की मशीन पकड़ा दीजिए, अब हाइड्रा फेशियल भी करना है, वो मशीन को कैसे ऑपरेट करेंगी जब तक वो पूरा सीखेंगी नहीं, उसकी पूरी ट्रेनिंग नहीं लेंगी। उसका हमारे तो पूरे कोर्सेज होते हैं, हमने तो पढ़ा है, हमने सीखा है और सिखाती भी हूँ, ठीक है। अब आके एक बच्चे को आप दे रहे हो अच्छा, अब आपके पास सैलून में डिफरेंट टाइप स्किन आती हैं डेली बेसिस पे। अब एक औरत आई है, उसने जी सुना है हाइड्रा फेशियल करवाना है, तो आपके पास कोई कंसल्टेंट ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। अगर उसको हाइड्रा फेशियल की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल उसकी स्किन ही ऐसी नहीं है, तो आप कैसे दे सकते हैं? लेकिन हमारा ये तो एक अच्छा प्रोफेशनल के साथ कुछ लोग लॉयल हैं, क्योंकि मेन अपने प्रोफेशन को लेके एज ए हेल्थ प्रोफेशनल हमारे पास बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। तो मेरे पास जो स्टूडेंट्स भी आते हैं, तो हमेशा मैं उनको ये कहता हूँ कि यार पहले आपकी ऑनेस्टी होनी चाहिए अपने प्रोफेशन के साथ। अगर एक पेशेंट या एक क्लाइंट आपकी जो भी एक्सपर्टीज़ है उससे मैच नहीं कर रहा तो उसको रेफर आउट करना है। लेकिन हमारे यहाँ किया जाता है कि खुद ही उसको ट्रीट करने की कोशिश की जाती है कि मतलब वो आ गया ना तो अब वो कुछ ना कुछ करवा के जाए। हाँ, ये बिजनेस माइंड है ना, मतलब ये हमारे तो क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। होता ये है कि आजकल हमारी जो आवाम है, हमारी पाकिस्तानी आवाम, बीच में हम भी हैं, हमारा एक इशू ये है कि हमें रंग गोरा हमें चाहिए। ये बहुत बड़ा एक बेसिक चीज़ ये है। हाइड्रा फेशियल लोगों ने माइंड में बनाया हुआ है कि इससे गोरे हो जाते हैं, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है।
लेकिन एट द सेम टाइम क्या वो लड़कियाँ जिनकी टोन थोड़ा सा कलर का बहुत थोड़ा डार्क होता है वो इतना कॉम्प्लेक्स में आती हैं और ऊपर से उनका वज़न भी ज़्यादा हो। मेरे पास बहुत सारी पेशेंट लड़कियाँ आती हैं तो उनको ये कहती है हमारा रिश्ता नहीं होगा, हमारा अगर वज़न ज़्यादा तो रिश्ता नहीं होगा, अगर हमारा कलर अच्छा नहीं है तो रिश्ता नहीं होगा। तो इतना कॉम्प्लेक्स और उसको साइकोलॉजिकली वो डिप्रेशन एंजाइटी इतनी ज़्यादा बिल्डअप हो जाती है। देखिए हमारी कम्युनिटी ही ऐसी है, बच्चियों का कसूर नहीं है, ठीक है, बच्चियों के सराउंडिंग में जो लोग हैं उनका कसूर है। बिल्कुल, उनके दिमाग में बचपन से एक चीज़ डाल दी गई कि तुम्हारा रंग काला है और तुम प्यारी नहीं हो। बिल्कुल ऐसे ही। मतलब मुझे बेसिकली सामने लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत उनके ऊपर मेकअप बहुत अच्छा लगता है, उनकी स्क्रीन ब्यूटी बहुत अच्छी होती है, बट डजंट मीन कि आप किसी को क्रिटिसाइज़ करो उसके कलर की वजह से। मेरे पास बच्चियाँ आती हैं वो मेंटली इतनी डिप्रेशन में होती हैं कि आती हैं जब भी सबसे पहले तो बजाय उनका ट्रीटमेंट करने से पहले तो 1-2 घंटा उनके साथ कंसल्टेशन होती है मेरी लाजमी, क्योंकि मेजॉरिटी आजकल फीमेल्स में मेल्स में भी डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत ज़्यादा है। अगर एक बंदा डिप्रेशन का मरीज़ है तो उसकी स्किन ठीक हो ही नहीं सकती बिल्कुल जब तक वो उसका माइंड रिलैक्स नहीं होगा। सबसे पहले स्ट्रेस का इफेक्ट आपकी स्किन आपको रात को नींद नहीं आ रही, आपके माइंड में हज़ार चीज़ें हैं, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, किसी को डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं, तो उनके जब इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं होंगे तो आप अपनी स्किन को कैसे आप ध्यान कर सकते हैं। नया मैं थोड़ी बात काट रहा हूँ, मुझे ना बहुत ज़्यादा इसमें जो लड़कियाँ स्पेशली यंग एज के अंदर, टीन एज के अंदर जिनको ये इश्यूज़ होते हैं स्किन और उनका जो सेल्फ इमेज होता है वो डिस्टॉर्टेड होता है, राइट, उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता, उनको ये लगता है कि उनकी स्किन की वजह से लोग उनको जज करें, उनका अगर रिश्ता होगा तो स्किन की वजह से होगा। लेकिन आई हैव सीन टन्स ऑफ फीमेल्स जो अगर कोई भी इनका रंग था लेकिन माशाल्लाह सक्सेसफुल हैं, हैप्पी हैं, लाइफ में उन्होंने अचीव भी किया, लेकिन उनको अपनी एबिलिटीज़, कॉन्फिडेंस अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर। एज ए साइकोलॉजिस्ट वो लड़कियां उन सब के लिए मैसेज है कि वो अपना जो डिस्टॉर्टेड इमेज है उसको रियलाइज़ नहीं कर रही, जो अपने अंदर पॉजिटिव स्ट्रेंथ है उसको नहीं देख रही और वो सिर्फ आउटर वर्ल्ड को देख रही है कि लोग हमें क्या जज करते हैं। माइक्रो नीडलिंग के ऊपर, माइक्रो नीडलिंग बेसिकली वन ऑफ माय फेवरेट प्रोसीजर। ओके, ये ट्रीट करता है ओवरऑल आपकी स्किन को, ठीक है। अगर आपके डीप एक्ने स्कार्स हैं, आपको डिस्कलरेशन है, आपको पिगमेंटेशन हो रही है, मेलास्मा हो रहा है, तो एक्ने माइक्रो नीडलिंग है, इट्स वेरी हेल्पफुल, ठीक है। इसमें अब लोगों को ये भी बहुत कॉमन हुआ हुआ है, मतलब आपने ये कुछ सैलून्स वाले भी कर रहे हैं, ठीक है, मेरे नॉलेज में ये चीज़ें प्रोसीजर होता है उसमें क्या इट्स अराउंड, देखें इट्स लिटिल बिट पेनफुल। इससे पहले हमें नमिंग क्रीम लगानी पड़ती है कि पेशेंट को तकलीफ ना हो, तो उसके बाद फिर नीडल्स के साथ हमने बेसिकली इसकी स्किन की एक्सफोलिएशन है, डीप एक्सफोलिएशन है, जिसमें हमने ब्लड निकालना होता है, ठीक है। अब आपको नहीं पता कि आपकी मैंने स्किन देखी है और इसको कितनी डेप्थ में जाना है, ठीक है, वो एक कॉम्पिटेंट बंदा, एक आपका कॉस्मेटोलॉजिस्ट ही बता सकता है। इट्स वेरी हेल्पफुल, ठीक है। जिनको ओपन पोर्स का इशू है, जिनको डिस्कलरेशन का इशू है, जिनको डार्क सर्कल्स का इशू है, ये ओवरऑल ट्रीट करता है माइक्रो नीडलिंग। मैं तुमसे एक पर्सनल सवाल पूछूंगा एज ए साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि मैं हमेशा आप इस प्रोफेशन के अंदर बाय खुद ही शौक था या क्यों है, क्या वजह थी? ये तो आपने ना ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया नहीं, एक्चुअली बहुत साल पहले मुझे हार्मोन्स थोड़े से डिस्टर्ब हुए थे, ठीक है, ठीक है, और मेरे अपने फेस पे अनवांटेड हेयर्स थोड़े से आ गए थे, ठीक है। बस इसको स्टडी करते करते मैं आज यहाँ बैठी, एक्सप्लोर करते करते फिर मैं पैशन ही बन गया। अब ये हालात हैं कि मशीन भी ख़राब होती है ना, वो भी खोल के ठीक कर लेते हैं। अच्छा, हाँ, तो बस वो इंटरेस्ट की बात थी और शौक़ की बात थी। अल्हम्दुलिल्लाह बाल अपने भी ख़त्म किए और लोगों को भी ख़त्म कर रही हूँ। इसको बोलते हैं सिचुएशनल बेस्ड कॉस्मेटोलॉजिस्ट बनी, ठीक है। लेकिन मैं ये सवाल इसलिए पूछूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट जब हमें फॉलो कर रहे होते हैं जो कि हेल्थ फील्ड में आना चाहते हैं और वो हमसे सवाल पूछते हैं कि मुदस्सिर हम कौन सी फील्ड चूज़ करें, राइट, तो हम उसको अक्सर गाइड करते रहते हैं। उसमें अगेन आपकी तरफ से एक गाइडेंस मिलती है कि नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट बाय चॉइस आते हैं। ऐसा नहीं होता। मैं आपको एक बात बताऊँ, जो भी आपका जो प्रोफेशन है ना, वो आपका पैशन होना चाहिए। वेरी गुड। आपका चॉइस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कि आपने सोच लिया कि मैंने ये बनना है और आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप कैसे बन सकते हैं? आप फेयर ही नहीं है उसके साथ, ठीक है। जिस चीज़ में आपका दिल नहीं है ना, वो आप काम नहीं कर सकते। ओके, सो जो नायाब हैं वो
सेल्फ एक्सप्लोरेशन में बिल्कुल। मेरे पास एक पेशेंट आता है, अगर वो एक ट्रीटमेंट करवाने आया, सपोज अगर मुझे लग रहा है कि इसको ये भी ज़रूरत है, समटाइम्स मैं विदाउट चार्ज उसको वो ट्रीटमेंट खुद से दे देती हूँ कि इसको ये ज़रूरत है, ये करवा लें। मतलब ये आपका शौक़ है। मुझे मज़ा आता है लोगों के, हाँ मैं एंजॉय करती हूँ। मैं लोगों की स्किन जब ठीक करती हूँ, मुझे जब रिजल्ट्स मिलते हैं, मुझे अंदर से कोई सेटिस्फेक्शन मिलती है, मुझे सुकून मिलता है कि मैंने इसको रिजल्ट्स दिए। वो मोटिवेट करती है। हाँ, वो मोटिवेट करती है। अच्छा, जो आजकल लड़कियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है फेशियल हेयर्स का, ठीक है। हमारे पास जब डॉक्टर्स के पास पेशेंट्स में रिपोर्ट होती हैं, एंड देयर टन्स ऑफ फीमेल्स, आप बेहतर जानती होंगे, आपके पास फीमेल्स आती हैं तो उनको फेशियल हेयर्स का प्रॉब्लम है, बॉडी हेयर्स का प्रॉब्लम है, तो ये इनकी क्या वजूहत हैं और उसको आप किस तरीके से, कौन से ट्रीटमेंट उनके लिए चाहिए, और वो क्या लॉन्ग टर्म वो सेफ भी होते हैं कि नहीं? आजकल 98% बच्चियों में ये प्रॉब्लम है। 98% बच्चियों में, मैरिड वुमेंस में। इसकी कोई एक वजह नहीं है, इसकी हज़ार वजह, मल्टीपल रीज़न हैं। सबसे पहले तो जो डायग्नोज हुई वो हमारा एक तो मेन इशू तो ये हार्मोन्स इम्बैलेंस होता है। आपकी फीमेल्स में बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चों के बाद भी आफ्टर बर्थ उनके अनवांटेड हेयर्स, फेशियल हेयर्स निकल आते हैं। मेल हार्मोन्स ज़्यादा हो जाते हैं, फीमेल्स कम। हाँ जी, ऐसे होता है। एक आजकल फिर हमारा चिकन सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे एक चीज़ मैं मेंशन करूं जो अभी तक शायद बहुत कम लोगों को पता है, जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, जो एवरीडे दूध बहुत यूज़ करते हैं, और वो डेली यूज़ करते हैं। डेली आप एवरीडे के दूध को एक हफ़्ता यूज़ करें, आपके भी बाल चेहरे पे निकलने लग जाएंगे। उसके अंदर ऐसे केमिकल्स हैं, प्रोसेस बहुत ज़्यादा प्रोसेस, वो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं कि इवन आप उसको स्किन पे भी लगाएंगे तो आपकी स्किन पे बाल निकलने लग जाएंगे। सो अगेन आपका जो लाइफस्टाइल है, अगेन वो आपका फूड दैट यू ईट, जो आपकी स्लीप है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। दूसरा हमारी कोई फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। बच्चियाँ सारा दिन हम फ़ोन पे हैं, एक ही बेड पे बैठे हैं सुबह से लेके रात तक, उसी कोविड ने हमें यही सिखाया। जब फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं है, ओबेसिटी स्टार्ट हो रही है। ओबेसिटी है, आपकी ऊपर से जंक फूड्स हैं, आपका चिकन डेली बेसिस पे है, तो फेशियल हेयर्स तो मस्ट है ना। तो उसके लिए ट्रीटमेंट जब आपके पास लड़कियाँ आती हैं तो वो क्या प्रोसीजर लॉन्ग टर्म होता है कि उनको फेशियल हेयर रिमूव हो जाते हैं या वो कंटिन्यूस सारी ज़िंदगी रहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इट्स डिपेंड, आपकी यही हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। होता ये है कि मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या हमारी बुक्स जो कहती हैं कि 6 to 8 सेशंस रिकमेंडेड होते हैं फॉर वन पेशेंट, ठीक है। मंथ में आपको एक सेशन लेना पड़ता है लेज़र हेयर रिमूवल के लिए, उसी फिर आपको नेक्स्ट मंथ एक सेशन, फिर इसी तरह डिपेंड करता है। सबके अपने तरीक़ेकार होते हैं, बट मैं मंथ में एक सेशन रेकमेंड करती हूँ। अब डिपेंड करता है कि आपके बॉडी के बाल जो हैं वो कितनी जल्दी हमें रिजल्ट्स दे रहे हैं। हो सकता है कि हम 6 to 8 सेशन में कवर कर लें, हो सकता है हमें 8 to 10 सेशंस चाहिए, समटाइम्स हमें 12 to 15 भी चाहिए होता है। डिपेंड करता है आपकी हेयर ग्रोथ पे। दूसरा ये चीज़ परमानेंटली इसका इलाज नहीं है। बाल ख़त्म हो जाते हैं 90%, और 10% बाल आते हैं, बट वो इतना बारीक बाल होता है कि वो बॉदर नहीं करता। बिल्कुल जैसे लाइट से थिन हेयर्स होते हैं, जैसे नॉर्मली जब बच्चे की बर्थ होती है, वो उसी तरह के बाल वापस रिवर्स हो जाते हैं। इसकी ना जो मेन बायोलॉजिकल रीजंस है ना, हमारे पास एक एंडोक्रोलॉजिस्ट आएंगे इंशाल्लाह, उनसे भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो मेन एज ए न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से फीमेल्स के अंदर जो मेन एक वजूहत है, क्योंकि हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, राइट, वी हैव मेल और फीमेल दोनों के अंदर होते हैं, राइट। एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो कि हमारे ब्रेन के नीचे होता है, देन हमारे थायराइड ग्लैंड है, देन हमारे किडनीज पे एड्रेनल ग्लैंड है। ये सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। जब वो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, उनका इम्बैलेंस जो होता है ना, वो आपको इरेगुलेशन ऑफ मल्टीपल डिजीज़ की सूरत में मिलता है। मेल्स के अंदर अगर मेल्स का अपर बॉडी पे फैट ज़्यादा है, और दैट इज़ ए डायरेक्टली इंडिकेटर कि उनका अंदर फीमेल हार्मोन ज़्यादा है। कैसे? फीमेल्स के अंदर अगर अपर बॉडी पे फैट ज़्यादा है तो उसका मतलब है उनके अंदर भी फीमेल हार्मोन्स कम है। अगर फीमेल का थाइस पे बहुत ज़्यादा फैट है तो दैट मीन्स कि फ़ीमेल का ज़्यादा फैट एस्ट्रोजन लेवल बहुत हाई है, क्योंकि फीमेल्स की नेचुरल टेंडेंसी है कि लड़कियां क्योंकि हमारे पास बॉडी फैट कम करने के लिए आती हैं, तो उनका थाइस पे अगर फैट ज़्यादा स्टोर है तो उनके एस्ट्रोजन लेवल्स हाई हैं। अगर मेल का थाइस पे ज़्यादा है तो मेल के अंदर एस्ट्रोजन लेवल्स हाई हैं। उसके लिए यू नीड टू 3 स्टेप्स हैं। देख तो फेशियल हेयर के लिए तो आप ऑब्वियसली उनको गाइड करेंगे, लेकिन डाइट में उनको एक क्रूसीफरस वेजिटेबल्स होती हैं, डार्क ग्रीन कलर वेजिटेबल्स। नंबर 2, अपनी जो एक्सरसाइज वो मेन ज़रूरी है।
नंबर 3, जितने भी प्रोसेस फूड हैं जो कि अब जिस तरह पे अपने डिब्बे वाली डिब्बे वाली सारी प्रोडक्ट्स वो उनके लिए उतनी अनहेल्दी। मुझे तो आजकल ये जो खालिस दूध भी जो दे रहे हैं उनके अंदर भी प्रॉब्लम है, वो भी प्रॉब्लम है। अब ये सवाल वो जो इंजेक्शंस लग रहे हैं आजकल, वो हार्मोनल इंजेक्शंस जो फीमेल्स को वो भैंसों को लग रहे हैं, तो वो वही दूध हम पी रहे हैं। सो इस चीज़ को अपनी डाइट को और अपने लाइफस्टाइल को, अगर एक जहाँ पे ये कोई सिंड्रोम है, सिर्फ एक चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करती, मल्टीपल इसके फैक्टर्स होते हैं। एक इस चीज़ को ठीक करें, और दूसरा अगेन मुझे एक सवाल बड़ा अच्छा याद आया कि स्किन की जो टाइप्स होती हैं, फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों की स्किन डिफरेंट होती है, तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा बताएंगे लोगों की स्किन टाइप के मुताबिक उनको कौन सा राइट ट्रीटमेंट लेना चाहिए? ये तो कंसल्टेंसी है ना, अब डिपेंड, अब मेरे सामने स्किन आएगी, मैं उसके ऊपर बताऊंगी कि अब आपकी स्किन ले लेते हैं, ठीक है। हाँ। अभी आपको मुझे थोड़े से पोर्स ओपन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके लिए हम इसके लिए कार्बन लेज़र फेशियल भी है, वो भी कर सकते हैं। लेज़र फेशियल नाम बहुत मज़े कार्बन लेज़र। हाँ, उसको क्या हाइड्रा फेशियल की ज़रूरत है? ऑब्वियसली हाइड्रा फेशियल बेसिकली इट्स अ डीप एक्सफोलिएशन, ठीक है। आपको सीरम्स के साथ आपकी स्किन को हम एनहांस करते हैं, आपका कलर थोड़ा सा लाइट टोन में चला जाता है, आपके डार्क्स जो हैं आपके वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स हैं, वो रिमूव हो जाते हैं उससे, ठीक है। वो अगर आप 15 डेज़ में आफ्टर 15 डेज़ एक हाइड्रा फेशियल ले लेते हैं, यू डू नो नीड इज इट सेफ? एग्जैक्टली। और ये मुझे कितनी ज़रूरत है, लाइक कितने ट्रीटमेंट की ज़रूरत है हाइड्रा? देखिए हाइड्रा फेशियल इट्स ओनली फेशियल, ये मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। ओके गुड, फेशियल है। आप फेशियल करवा रहे हैं, आप अपनी स्किन को क्लीन रख रहे हैं, तो इससे अच्छा क्या है? अब स्किन को क्लीन रखना और वाइट करना, देखिए दो बड़े अच्छे डिफरेंस हैं। लोग क्या करते हैं कि हमने स्किन वाइटनिंग करा, मजे की बात बताती हूँ, लोग आते हैं मेरे पास, वो समझते हैं कि हम दरवाजे से बाहर जाएंगे ना तो हम चिट्टे हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। लोगों को मैंने 1000 दफ़ा एक चीज़ समझाई है कि आप यहाँ पे स्किन को हेल्दी करने आ रहे हैं, गोरा करने नहीं आ रहे। गोरा करने के लिए आपको डिफरेंट तरीके से जाना पड़ता है, आपको मेडिकेशन भी देनी पड़ती है। आजकल वाइटनिंग इंजेक्शंस बहुत चल रहे हैं, लेकिन वो भी कोई 100% सेफ़ तो नहीं है। सेफ़ नहीं मतलब में उसका रिजल्ट नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा भी अगर आप वो इतने कॉस्टली हैं और अराउंड 1 लाख के करीब वो चला जाता है, और उसका रिजल्ट भी 1 साल तक रहता है। और होगा क्या, सिर्फ इतना सा कि आपकी स्किन थोड़ी सी ब्राइट लगने लग जाएगी थोड़ा टाइम भी। सो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सो अभी आपकी स्लॉट में आपको मिलवाएंगे हसीब से, जो कि हमारे फिटनेस एक्सपर्ट हैं, और उनसे हम पूछेंगे कि घर में रहते हुए बच्चों के साथ और ख़ुद भी अपना वेट मैनेज कैसे कर सकते हैं, और वो कौन सी बेसिक एक्सरसाइज हैं जो कि घर पे रहते हुए आप परफॉर्म कर सकते हैं, और उससे आपकी स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और आपका वेट भी मैनेज रहे। चलें चलते हैं। तो आज मैं जिन एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा वो कार्डियो एक्सरसाइजेज है, जिससे आप मतलब मोर इंटेंस एक्सरसाइज जिसको हम कहते हैं, जिससे हमारी हार्ट बीट फॉर सम टाइम के लिए ऊपर आ जाती है। सो इनको आपने किस तरह से परफॉर्म करना है, सिर्फ ज़्यादा नहीं, तो 2 एक्सरसाइजेस के मैं बारे में आपको बताऊंगा कि आपने इनको किस तरह से परफॉर्म करना है। सो एक बहुत कॉमन एक्सरसाइज है जिसको हम हाई नीज कहते हैं, वो आप इस तरीके से, जो मैं आपको तरीके बताऊँगा उस तरह से भी परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक दिस इज़ योर हाई नीज एक्सरसाइज। इस तरीके से आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं, या हाथ बिल्कुल स्ट्रेट करके लाइक दिस। सो इस तरीके से आपने ये एक्सरसाइज करनी है। और एक दूसरी जो बहुत कॉमन एक्सरसाइज है वो जंपिंग जैक्स है। जंपिंग जैक्स को किस तरीके से परफॉर्म करना है, लाइक दिस। सो इस चीज़ में आपने ये ख्याल रखना है जंपिंग जैक्स करते हुए कि आपकी लेग्स प्रॉपर स्ट्रेच हो रही हों, तभी आपके टोटल बॉडी पे उसका इफेक्ट पड़ेगा और आपके हाथ पूरे प्रॉपर ऊपर तक जा रहे हों, दिस। सो इस तरीके से आप एक्सरसाइज घर में कर सकते हैं, कार्डियो एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच। ओवर टू मुदस्सिर। तो हसीब से आपने देखा कि बहुत मज़े की हमें बातें और टिप्स मिली कि घर पे रहते हुए आप कौन सी एक्सरसाइज खुद कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अनम की तरफ और अनम से पूछेंगे कि आपकी हेल्दी रेसिपीज़, देखिए किचन में जब खाना बनाते हैं और हेल्दी रेसिपीज़ आपकी डाइट के लिए कितनी ज़रूरी है। हम खाना बाहर से तो मंगवाते हैं, हमारे घर में खाना जब बनता है एक देसी खाना वर्सेस एक हेल्दी खाना, देसी खाने को ही हेल्दी खाना कैसे बनाया जा सकता है, अनम से पूछेंगे। चलिए चलते हैं किचन में। जी मुदस्सिर, तो आज काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया आपकी सारी कन्वर्सेशन सुन के, डॉक्टर्स की बातें सुन के, काफ़ी नॉलेजेबल बातें थी, और उन सारी चीज़ों को कनेक्ट करते हुए मैंने ये सोचा कि आज हम बनाएंगे चिकन स्टेक विद पेपर सॉस, उसके साथ बनाएंगे ब्राउन राइस, गार्लिक ब्राउन राइस, और साथ में सौते वेजिटेबल्स। तो क्यों ना मुदस्सिर आप हमें हमारे किचन में, फर्टाइल की किचन में ज्वाइन कर लें।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़े मज़े के खाने सामने पड़े हुए। हाँ जी, आज हम बनाएंगे सबसे पहले जो है चिकन स्टेक। अच्छा। उसके साथ जो है बनाएंगे गार्लिक ब्राउन राइस, सौते वेजिटेबल्स। बेसिकली मुदस्सिर मैं चाह रही थी कि हम एक कंप्लीट मील बनाएं, बिल्कुल, जिसमें हमें उसके बाद खाने में कोई क्रेविंग ना हो। और जो कि कंप्लीट मील बनाना इसलिए भी ज़रूरी है कि लोग नॉर्मली हमारा घर पे देसी खाना बनाते हैं, बिल्कुल, लेकिन इस प्रोग्राम का मकसद हमारे, जैसे मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, कि थोड़ा सा हम हेल्दियर साइड पे लेके चलते हैं, ताकि लोग जो खाना बनाए उसमें देसी टच भी हो लेकिन एक हेल्दियर साइड भी हो, और वो अपने पोर्शन कंट्रोल करके इस तरीके से बेहतर बनाए। तो उसी को, जैसे कि हमने अभी मैंने आपकी पूरी कन्वर्सेशन सुनी, डॉक्टर की पूरी बातें सुनी, तो उसी हिसाब से जो है आज हम एक हेल्दी रेसिपी बनाएंगे जो कि हेल्दी भी होगी और प्लस आपको खाने में मज़ेदार, क्योंकि समटाइम हम हेल्दी फूड की तरफ जब जाते हैं तो थोड़ा सैलेड थोड़ा बोरिंग हमें लगता है कि यार सैलेड जो है ना वो बिल्कुल साइड पे थोड़े से पड़े हैं। बाकी सब हमारे पास क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? अच्छा, इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले जो है चिकन है। चिकन के बेसिकली हमने ये फिलेट्स लिए हैं, उनको इस तरह की स्टेक फॉर्म में काट लिया हुआ है। ये चिकन बोनलेस है। आप इसकी जगह जो है बीफ भी ले सकते हैं और उसको इतने ही फिले में पतले पतले आप। और ये बीफ, और अगर मटन हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, मटन भी कर सकते हैं, फिश भी कर सकते हैं। देखिए आप वैरायटी आप खुद ऐड अप कर सकते हैं। एक ही मील, एक ही फूड आइटम के अंदर आप डिफरेंट वैरायटी देके, अगर मीट आपने चेंज किया, इधर सी फूड, इधर मटन और बीफ, सिर्फ फर्क इतना पड़ेगा मुदस्सिर कि सिर्फ कुकिंग टाइम डिफरेंट हो जाएगा। चिकन का कुकिंग टाइम अगर 10 से 10 मिनट है हार्डली, तो बीफ थोड़ा 15 मिनट्स पे ले जाएगा, फिश और 7 to 8 मिनट्स में कुक हो जाएगी। और साथ इसके हमारे क्या है? ब्राउन राइस हम बनाएंगे, लेकिन हम गार्लिक ब्राउन राइस। अच्छा, गार्लिक ब्राउन राइस। इसमें क्या क्या डलेगा? इसके अंदर ये जो ब्राउन राइस है इसको मैंने बॉईल कर लिया है सॉल्ट डालकर। इसके अंदर थोड़ा सा हम ऑलिव ऑयल यूज कर लें या आप बटर यूज कर लें। आप की मार्जरीन भी आप यूज कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। I would suggest olive oil is best। हाँ, आप ऑलिव ऑयल मार्जिन से बेहतर है, ठीक है। अगर आपको वेट लॉस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी हेल्थ ठीक है, तो सम टाइम मार्जिन इज फाइन, लेकिन कोशिश करेंगे ऑलिव ऑयल ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। उसके बाद उसको गार्लिक को हम सौते करेंगे, उसको थोड़ा गोल्डन करेंगे, उसमें ये राइस ऐड करेंगे। थोड़ी सी भूख लगी हुई है, हम जल्दी से खाना जल्दी से बना लेते हैं। ठीक है मुदस्सिर, तो सबसे पहले ये चिकन ले लिया है। ये 1 kg करीब चिकन था। उसको इस तरह से, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उसको फिलेट्स में काट लिया है। अब इसकी सीजनिंग कर लेते हैं। इसके अंदर जाएगी ये कुटी हुई लाल मिर्चें, ठीक है। अच्छा, ये सीजनिंग का मुदस्सिर सबसे अच्छी चीज़ है कि आप अपने अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये लोग लाल मिर्ची बहुत ज़्यादा खाती लड़कियाँ, इसकी क्या वजह है? एक्चुअली लड़कियों को ज़रा ज़्यादा स्पाइसी मिर्ची लगाने में और खाने में इनको नहीं, लगाने का तो मुझे पता नहीं, मगर खाने का बहुत मज़ा आता है। ठीक है, मिर्ची नहीं लगानी है आप लोगों ने। उसके बाद इसमें ब्लैक पेपर मैंने ऐड की है। इसमें जाएगी 2 टीस्पून के करीब मस्टर्ड सॉस, ठीक है। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस, ठीक है। ये गई है इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब। और इसमें जाएगा ये चिकन पाउडर। अच्छा, चिकन पाउडर की जगह जो है आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं सॉल्ट के साथ भी। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप उसको उसकी जगह सॉल्ट ऐड। बड़ी सिंपल और इजी सी लग रही है, बड़ी सिंपल इजी। वो लड़कियां जिनको कुकिंग का बिल्कुल आइडिया नहीं, बिल्कुल वो इजीली बना सकती हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इसकी करेंगे मैरिनेशन। अच्छा, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है। आप लोगों ने इसको मैरिनेट करके हाफ एन आवर तकरीबन रखना है, ताकि जो उसके अंदर जितनी भी सीजनिंग हमने ऐड की है वो अच्छी तरह जो है वो इसके अंदर फ्लेवर आ जाए उसका। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि घर का अगर खुद बनाना आप खाएंगे, घर का खाना देसी चाहे वो घर का खाना हो, लेकिन दैट इज़ कंपैरेटिवली बेहतर जो कि आप प्रोसेस बाहर से, जिसके अंदर आपको नहीं पता। देखिए अनम बना रही है, हमें पता है इसके अंदर मीट डाला है जी, इसका डिफरेंट सीजनिंग है, हमारे ऑलिव्स हैं जी, हमारे पास वेजिटेबल्स हैं, लेकिन अगर बाहर से खाएंगे तो उसके अंदर आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बिल्कुल, और वो प्रोसेस फूड होता है और आपको पता भी नहीं चलता कि क्या क्या डला हुआ है। आपको ये क्या क्या खा रहे होते हैं, क्या ये हेल्दी फूड है। अच्छा, इसमें मैं ऐड करूँगी तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल के, ठीक है। और इसको करेंगे मिक्सअप, और इसको करके मैरिनेट करके आपने इसको रख देना है। हाफ एन आवर इज़ गुड इनफ चिकन के लिए। और अगर आपने बीफ स्टेक बनानी है तो ओवरनाइट अगर आप उसको मैरिनेट करके रख दें तो बेस्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसको करते हैं हम कुक। तो ये जो मेरे हाथ बिल्कुल वॉश है, साफ़ है, तो इसको करते हैं अब हम ग्रिल। मीनवाइल ये जब तक कुक होता है, साथ ही जो है हम अपने
जो वेजिटेबल्स हैं उनको कर लेते हैं। उसके लिए जो है मैं ले रही हूँ ऑलिव ऑयल। मैडम एक छोटा सा सवाल था जी कि कुकिंग के दौरान ये जो फूड होता है वो कितना ज़रूरी है, जो फ्यूम्स निकलते हैं जी, ताकि जो घरों में ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं और फूड नहीं होता और वो धुआं निकलता है और हाँ। बहुत ज़्यादा उनसे उनकी एपेटाइट स्ट्रेस होती है, तो फूड कितना ज़रूरी है? फूड बहुत ज़रूरी है मुदस्सिर, इसलिए ज़रूरी है कि जब आप कुकिंग करते हैं समटाइम कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनकी आइज़ बहुत सेंसिटिव होती हैं, बिल्कुल। तो वो उनकी आइज़ में जाता है। बिल्कुल। अच्छा, और ये हुड का सबसे अच्छा एक और भी चीज़ है कि आपकी कपड़ों से खाने की स्मेल नहीं आती। हाँ, ये सबसे ये बड़ा बहुत बेस्ट चीज़ है इसकी। तो और ये बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं कुकिंग के दौरान, इट्स मोर लाइक ए हीट, वाटर एंड द टेम्परेचर मिलके, सॉल्ट मिलके, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो निकलते हैं, केमिकल्स निकलते हैं, जिसकी वजह से हमारी एपेटाइट कम हो जाती है, हमें भूख नहीं लगती। और लड़कियां, जैसे लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि लड़कियां जब खाना खाती हैं तो मज़े का खाना बनाने के बाद उनको भूख नहीं लगती। और मुझे ये मेरे साथ एक बहुत मेजर इशू है। मैं अगर खाना बनाती हूँ ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर तो मुझे उसके बाद भूख नहीं लगती। उसकी वजह ये होती है कि जो फ्यूम्स निकलते हैं बहुत ज़्यादा वो इम्पैक्ट करते हैं। अच्छा जी, अब हम क्या कर लेते हैं, गार्लिक राइस साथ में रेडी कर लेते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए गार्लिक ले रही हूँ मैं, तकरीबन इसमें हम 2 से 3 टेबलस्पून के करीब जो है गार्लिक ऐड करेंगे और उसमें करेंगे हम सौते। हमें कितनी देर होगी कुकिंग करते हो? मुझे तो मुदस्सिर तकरीबन 2016 से मैंने सही स्टार्ट किया है, और लेकिन वैसे मैं इस फील्ड के अंदर मीडिया फील्ड के अंदर 2013 से। तो आपके तो हस्बैंड आने वाले जो है ना बड़े खुश नसीब होंगे। बिल्कुल ऐसे ही, उनको तो मज़े के खाने बना के खिलाएंगे। हाँ, लेकिन मज़ेदार बात ये है कि मैं अपने घर में बहुत कम खाना बनाती हूँ। ये गलत बात है। ये गलत बात है। उसको अब नज़र आ गया है। कुछ लड़कियाँ छुपाती हैं, वो कहती हैं कि शादी से पहले हम ना बताएं कि हम खाना बनाती हैं ताकि कल बोले कि तुम। और मेरे घर में मुदस्सिर सबसे मज़ेदार बात पता है क्या है, जब मेरे घर पे मेहमान आते हैं वो मुझे आके फरमाइश करते हैं, उनकी पहले से फरमाइशें चलती हैं। अच्छा जी, ये गार्लिक जैसे आपने देखा है कि ये थोड़ा ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर ये ऐड कर देंगे हमारे ब्राउन राइस। अच्छा, बहुत ज़्यादा लोगों की ये होती है कि ब्राउन राइस या वाइट राइस या प्रोसेस राइस हम कौन से वाले खाएं। अच्छा, अगेन अगर आप थोड़ा सा हेल्थियर साइड पे जाना चाहते हैं, जो होल राइस होता है, होल ग्रेन का मतलब ये होता है कि राइस लेस प्रोसेस। अब जो होल ग्रेन राइस या होल राइस, इसका मतलब ये होता है कि अगर वाइट जो राइस होगा ना उसके अंदर जो फाइबर होता है वो निकल गया होता है। तो जितना राइस प्रोसेस हो जाता है उसके अंदर फाइबर और न्यूट्रिशनल कंटेंट निकल जाते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, तो वाइट राइस की सूरत इख्तियार कर लेता है। तो कोशिश करेंगे ब्राउन या होल ग्रेन राइस बेहतर ऑप्शन होता है। दे आर मोर फाइबर रिच, दे हैव मोर न्यूट्रिएंट्स कंपैरेटिवली टू वाइट राइस। अच्छा मुदस्सिर, मैंने ये राइस इसमें ऐड करती है, ये मैंने बॉईल किए हुए थे, सॉल्ट के साथ इनको बॉईल कर लिया था, ये फुल डन है तकरीबन। ठीक है। इसके बाद इसमें मैंने ये ब्लैक पेपर ऐड की है, इसमें मैंने जो है वो चिकन पाउडर ऐड किया, तो इसको भी साथ साथ देख लेते हैं अपने चिकन को भी। और ये हमारे कितने फिले बन रहे हैं तकरीबन? ये तकरीबन 1 kg के अंदर आपको 6 फिलेज मिल रहे हैं। 6 फिले? जी, 6 फिले। तो अब मैं अगर इसकी प्राइस कैलकुलेट करूँ तो आई गेस अगर आपको ये चिकन कितने का पड़ता है, लाइक 1 kg होता है, राइट? 1 kg तकरीबन आपको 4 to 500। 4 to 500। हाँ, लेकिन ये गुड फॉर 2 to 3 पीपल। 3 पीपल। हाँ, नॉर्मली देखें अगर आप बाहर स्टेक खाते हैं तो उसके अंदर मोस्टली 1 to 2 फिले होते हैं। बिल्कुल। और अगर आपकी एक 5 या 6 मील विदिन 1000 के बजट के अंदर बन रहे हैं, इंक्लूडिंग मील या 1500, बिल्कुल, तो यही खाना अगर आप बाहर से खाते हैं तो आपको 4-5,000 में पड़ता है 4 लोगों के लिए। बिल्कुल, तो ज़्यादा का पड़ता है। तो सबसे प्लस पॉइंट ये कि घर बनाने का आपकी कॉस्ट इफेक्टिव भी है और हेल्दी भी है। बिल्कुल। अच्छा, जो ब्राउन राइस है आप जब उसमें गार्लिक ऐड करते हैं तो उसका बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाता है। ठीक है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी सोया सॉस। क्या राइस के अंदर बनाने में लोग वैरायटी कैसे दे सकते हैं ना, मैं ये पूछना चाहती हूँ। आपने बड़ी अच्छी बताई कि मीट के अगर चेंज कर लें जी तो बीफ सी फूड में चेंज कर लें। सी फूड में आप चले जाएं, मीट में चले जाएं, और राइस की जगह बॉइल्ड पोटैटो भी हो सकते हैं, राइस की जगह पास्ता भी हो सकता है, राइस की जगह आप कोई ना कोई रैप भी ले सकते हैं ताकि आप अपनी जो मील है उसको वैरायटी दे सकें। बिल्कुल। अच्छा, ये जो है हमारा चिकन ऑलमोस्ट 1 से 2 मिनट में जो है वो रेडी हो जाएगा, क्योंकि फिलेट
बहुत पतले पतले हैं, ये जल्दी कुक हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हर मीट का कुकिंग टाइम जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो जितनी देर में ये होता है तो हम अपनी जो वेजिटेबल्स हैं उनको, ये बड़ा ज़रूरी है। ये जो वेजिटेबल्स मैं आपको पकड़ा दूँ। जी जी श्योर। ये वेजिटेबल्स का पार्ट जो होता है ना, लोग समझेंगे यार जब हम डाइट करते हैं तो वेजिटेबल मील सिर्फ सैलड खाना है। अभी हम मील के बाद आपको बताएंगे कि सैलड का पोर्शन कितना लेना है और राइस का पोर्शन कितना लेना है, मीट का पोर्शन। अच्छा जी, ये मैं लूँगी थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, 1 टेबल स्पून के करीब जो है इसके अंदर ऑलिव ऑयल जाए। ठीक है, ठीक है जी। ये सेव जो है हमारी ऑलमोस्ट जो है वो रेडी होने वाली है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं। अच्छा, अब इस वेजिटेबल्स में बेसिकली हमारे पास है जुचीनी है हमारे पास, ठीक है, कैरेट है, ब्रोकली है हमारे पास। बिल्कुल ठीक है, इसको हम इसमें ऐड करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि वेजिटेबल सारी कलरफुल वेजिटेबल्स हैं। लोग क्या करते हैं, सैलड खाने का उनका मतलब ये होता है कि एक कुकम्बर, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी होना चाहिए। वेजिटेबल्स और सैलड का मतलब है देयर विल बी लाइक 4 to 5 कलरफुल वेजिटेबल। सिर्फ एक अनियन एक कुकम्बर खा लेना सैलड नहीं है, 5 से 6 वेजिटेबल्स होंगे। कलर्स का मतलब है रिच इन न्यूट्रिएंट्स, रिच इन मिनरल्स, और आपको बहुत हेल्दी विटामिन एंड मिनरल्स मिलेंगे। अच्छा जी, इसमें मैंने थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड की है। ठीक है, इसमें जाएगी थोड़ी सी सोया सॉस, लाइक 1 टीस्पून के करीब, सिर्फ फ्लेवर देने के लिए। उसके बाद इसमें जाएंगे मिक्स हर्ब। मिक्स हर्ब बेसिकली इसको फ्लेवर बहुत अच्छा देते हैं। ओके, तो हम इसके अंदर ये मिक्स हर्ब ऐड करेंगे थोड़ी सी। और ये आपके डाइजेशन में भी बहुत हेल्प करेगा। बिल्कुल, मैंने चीज़ देखा तो धुआं ज़्यादा नहीं निकला, क्योंकि ये पोटाइल का जो है हमने इसको ऑन किया हुआ है उसको, जिसकी वजह से इसका जितना भी स्मोक है वो फौरन ऊपर जा रहा है। ठीक है जी, तो ये जो है हमारी वेजिटेबल्स भी रेडी हो गई। अच्छा मुदस्सिर, अब हम बनाएंगे इसके साथ जो हमारी पेपर सॉस थी, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट जी, है। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेक के साथ सॉस। इसमें जाएगा 2 से 3 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल। ठीक है, अच्छा, ऑलिव ऑयल के साथ वो जैसे मैंने आपको बोला था कि आप उसको बटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है। इसमें जाएगा 1 टीस्पून के करीब गार्लिक। अच्छा, लोग ये समझते हैं कि सॉस इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, यू कैन नॉट ईट अ ड्राई मीट, राइट। सॉस उसको जरा एक टेस्ट वैरायटी, हाँ जी, और एक अच्छा कॉम्बिनेशन ऐड, लेकिन आप खाली भी खा सकते हैं। आप अपना चिकन को इतना जूसी बनाएं तो आपको सॉस की ज़रूरत ही नहीं है। और वैसे भी अब हमारे पास इतनी सॉसेज अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, तो आप वो भी सॉस, जैसे कि बारबेक्यू सॉस बड़ी अच्छी है, आप इसको इसके साथ ऐड ऑन करें। अच्छा, मैं जब पेपर सॉस बना रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसके अंदर मशरूम्स ऐड करते हैं, इसको थोड़ा और हेल्दी करने के लिए। तो गार्लिक जैसे ही हमारा थोड़ा सा गोल्डन होता है तो हम इसके अंदर अपने मशरूम्स ऐड कर देंगे। तो मशरूम को हम 1 से 2 मिनट सौते करेंगे। साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे ब्लैक पेपर फ्लेवर के लिए। जितनी भी हर्ब्स होती हैं ना, उनकी सबका फ़ायदा ये है कि दे हैव द मेडिकल प्रॉपर्टीज़। मतलब मेडिसन को जो अल्टरनेटिव है मेडिसन का, वो जितनी भी नेचुरल वे में हर्ब्स मौजूद है जो हम खाते हैं खानों में, वो हमारी डाइजेशन, उसके अंदर बहुत हेल्दी केमिकल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होती है, हमारी बॉडी में जितने भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं उनको इम्प्रूव करने में काम आती है। बिल्कुल। अच्छा जी, इसमें तकरीबन मैंने 4 to 6 टेबल स्पून जो है वो ऐड की है सोया सॉस। ठीक है, अब इसके अंदर जो है तकरीबन 1 ग्लास के करीब, बल्कि हाफ ग्लास ही जो है हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी की जगह आप इसके अंदर जो है चिकन स्टॉक भी ऐड कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन है आपके पास। इसके बाद इसमें जाएगी थोड़ी सी मस्टर्ड पेस्ट, एक हाफ टी स्पून के करीब, सिर्फ फ्लेवर के लिए। ठीक है, ठीक है मुदस्सिर, तो ये तो अब जैसे कि ये ऐसा जो है आपको फिर ये रिड्यूस होगी हमारी सॉस। बेसिकली आपको जब आप बाहर रेस्टोरेंट में खाते हो वो थिक सॉस आपको इसलिए मिलती है, उसमें कॉर्नफ्लावर ऐड होता है, क्योंकि हम और कॉर्नफ्लावर जो होता है ना उसके वो बिल्कुल आपके लिए वो कभी कभी इस्तेमाल करें, लेकिन अपनी रेगुलर मील्स के अंदर उसके हेल्थ बेनिफिट आपको बिल्कुल नहीं मिलते। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली मैंने थोड़ा सा पार्सले ऐड किया है और अब मैं थोड़ा सा इसके अंदर बेसल को ऐड करूँगी। ठीक है, बेसल और पार्सले के अंदर बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि खाने की डाइजेशन में और हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल, अगेन एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो कि ज़ख्मों को हील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। बिल्कुल। और ये जो है अब हमारी सॉस स्लोली ये रिड्यूस होगी और इसको हार्डली 2 से 3 मिनट लगेंगे तो हमारी सॉस जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब जो है बस हमारा चिकन जो है वो फाइनल स्टेप में उस पर है।
तो इसको भी हम जो है डिश आउट कर लेंगे। जी मुदस्सिर, तो आप ये देख रहे होंगे कि जैसे हमारा पूरा प्लेटर रेडी हो गया। अच्छा, ये प्लेटर जो है गुड फॉर लाइक 3 to 4 पीपल, क्योंकि ये 6 फिलेट्स हैं, 2-2 फिलेट्स हर किसी को, मतलब 250 ग्राम्स जो है पर पर्सन सर्विंग आ जाएगी। उसके साथ जो है ये हमारे गार्लिक ब्राउन राइस, आप उसको उसके साथ एडजस्ट कर लें। अब आप बताएंगे कि इसको कैसे प्लेटर बनाएं। मुझे तो देखने में प्रेजेंटेशन बहुत प्यारी लग रही है और खाने की फूड क्वालिटी और टेस्ट भी मुझे डेफिनेटली बहुत मज़ा आएगा खाने के, क्योंकि भूख बहुत शदीद लग रही है। लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी बात लग रही है कि आप इस मील को, ये कंप्लीट मील है, आप देखते हैं, अब ये मील को देख रहे हैं तो इसके अंदर हमें सैलड नज़र आ रहा है, थोड़ा ग्रीन भी नज़र आए, कार्ब्स भी हैं, हमारे पास प्रोटीन भी हैं। इस हेल्दी मील को अगर आपने 2 से 3 लोगों ने खाना है तो कोशिश करें कि अपने राइस की क्वांटिटी से हाफ रख लें। बिल्कुल 30%, 25%, जहाँ पूरी प्लेटें भर के खाते हैं राइस की, वहाँ उसको 20% कर दें। अपने जो मीट है उसको 30-40% कर दें और सैलड को भी 30 से 40%। क्योंकि सॉरी मैं आपकी बात कट कर रही हूँ, बेसिकली जो हमने अपनी इस पूरी फील्ड में देखा है, जो पर प्लेट सर्विंग होती है वो 250 होती है, उसके अंदर ही 250 ग्राम्स के अंदर ही मीट होता है, राइस होते हैं, मतलब आपका पूरा प्लेटर जो है वो 250 ग्राम्स अगर आप खाते हैं तो आप बिल्कुल एक बहुत अच्छी हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। अपने पोर्शन को थोड़ा सा बेहतर करके आप उसी मील को एक हेल्दी और बेहतर बना सकते हैं। तो चलते हैं, खाते हैं और एंजॉय करते हैं। और थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। चलते हैं वापस। सो जैसा कि आपने सबने गेस्ट से मिले, आपने हमने बहुत मज़े की बातें की, बहुत हेल्दी टिप्स भी लिए। एंड पे मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट बनते हैं, जो सेल्फ़ डॉक्टर का कॉन्सेप्ट है, जो सेल्फ़ नॉलेज का कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर नहीं है। गूगल, इंटरनेट, जहाँ टेक्नोलॉजी ने तरक्की की वहाँ हमें इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मिली, और इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा मिलती है कि हमें ये लगा और लगता है कि शायद हमें हर बीमारी का पता है। हम गूगल पे सर्च करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, वेट लॉस की इतनी रेमेडीज़ हैं, एक्सरसाइज की इतनी रेमेडीज़ है, इस बीमारी का ये हल है। तो आपके बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं जो कि वीडियोस पोस्ट करते हुए नज़र आते हैं, और हमें ये लगता है कि शायद हर बीमारी का हल, हर का सलूशन मौजूद है, जिसकी वजह से हम वेल इन्फॉर्म्ड हो रहे हैं। अब वेल इन्फॉर्म्ड होना, इन्फॉर्मेशन आपकी एक रॉ डाटा होता है जो एवेल्यूएट नहीं हुआ होता, जो प्रॉपर मैनेज नहीं होता, जो रिव्यूड नहीं होता, और जिस डाटा की प्रॉपर कोई बेस, कोई एविडेंस नहीं होता, वो आपको मिल जाता है। हम उसको अप्लाई करते हैं, अपने बच्चों पे अप्लाई करते हैं, टोटके, देसी मिथ्स, वेट लॉस के प्रॉब्लम्स, इश्यूज़, चाहे वो स्किन से रिलेटेड हो, तो वो हम अपने बच्चों पे भी जब अप्लाई करते हैं तो उनकी हेल्थ भी ख़राब होती है, उनका बेड़ा गर्क भी होता है। लेकिन एट द सेम टाइम एक वेल नॉलेज और वेल एविडेंस बेस्ड जो मिथ है या कोई ट्रू साइंस है, हम उसकी तरफ नहीं जाते। पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी के साथ साथ जहाँ वेल इन्फॉर्म्ड लोग पैदा हुए, वहाँ पे वेल नॉलेज लोग दब गए, जिसकी वजह से जो प्रॉपर गाइडेंस है हमें वो नहीं मिलती, हमें प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिलती, हमें नहीं पता चलता कि उसको कैसे फ़िल्टर आउट करना है, उसमें से कौन सा ठीक है या नहीं ठीक। इस प्रोग्राम का मकसद भी आप लोगों के एक वेल नॉलेज बेस, एविडेंस बेस लोगों को लेके आना और उसके बारे में आगाही देना। सो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, नीचे कमेंट्स में अपने क्वेश्चन जो है ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी डॉक्टर्स को भी लेके आएंगे और उनके साथ उनके एविडेंस बेस एक ट्रू नॉलेज के ऊपर बात करेंगे, जिससे आपको फ़ायदा हो और आपकी फैमिली को भी फ़ायदा हो। टेक केयर।